हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में हम इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये जो पेपर मैं आज डिस्कस कर रही हूँ ये आपका 29 दिसंबर 2022 का पेपर है जो आपका ऑनलाइन लास्ट पेपर हुआ था। तो इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं इस पेपर को शेयर कर दूंगी और इसके साथ साथ आंसर की भी आपको मिल जाएगी जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। आज की वीडियो में हम पेडागोजी के जितने क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में पूछे गए थे उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं साथ के साथ यहाँ डिस्कस करूंगी। सो ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देन सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। चलिए, तो इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सुधा इज टीचिंग क्लास 2 इंग्लिश. She is using commands, orders and instructions so that students perform the actions. ये कौन सा मेथड है या कौन सा अप्रोच है लैंग्वेज को सिखाने का? तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि एक टीचर सेकंड क्लास के बच्चों को कमांड का यूज करके, ऑर्डर देके या बच्चों को इंस्ट्रक्शन, आदेश दे करके पढ़ा रही है। बच्चे वहां पे क्या कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे हैं एक्शंस को। तो जहां पे आपका वर्ड आ जाएगा कमांड देना, स्टूडेंट्स को कमांड देना या उनको ऑर्डर देना, जहां पे बच्चों को परफॉर्म करना होगा टीचर के अकॉर्डिंग। जैसा टीचर बोलेगा वैसा बच्चे यहाँ करेंगे। तो ये आपका क्या है? एक्टिविटी थोड़ा सा रिलेटेड हुआ और ये आपका है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TPR भी बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। किसने दिया इसका कंसेप्ट? जेम्स एशर ने दिया था। तो आपको इनका नाम याद रखना है। जेम्स एशर के द्वारा दिया गया TPR। और इसमें बेसिकली होता क्या है, जो प्राइमरी या प्री प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उनको हम कमांड दे करके, ऑर्डर दे करके बच्चों को फॉलो करने के लिए बोला जाता है और जैसा जैसा टीचर करता है वैसे वैसे बच्चे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। बाकी और यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं इनको भी देख लेते हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोच से क्वेश्चन ज्यादा आता है तो आपको याद रखना है कि इसको दिया डेल हाइमस ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है पढ़ाने का, या जिसको हम कहते हैं सबसे लेटेस्ट तरीका लैंग्वेज को सिखाने का, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तो कम्युनिकेटिव हो जाएगा। और कम्युनिकेटिव में याद रखना मेन क्या होता है? यूज होता है और मीनिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अर्थ की बात हम यहाँ करते हैं, कॉन्टेक्स्ट की बात हम करते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मेन गोल क्या होता है, तो CLT या फिर कम्युनिकेटिव का मेन गोल होता है इंटरेक्शन करना, बच्चों को लैंग्वेज को यूज कराना। ठीक है, और सजेस्टोपीडिया भी क्या है? एक मेथड है जहां पे हम लैंग्वेज को टीच करते हैं। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रितु वांट्स हर स्टूडेंट्स टू फॉर्म वर्ड्स करेक्टली. रितु नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट वर्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स. एक टीचर बच्चों को अगर वर्ड फॉर्मेशन करवाना चाहती है तो वर्ड फॉर्मेशन में क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी ये हमसे पूछा गया है। तो क्या उसमें स्पेलिंग और रीडिंग होगा? क्या उसमें कंपाउंडिंग और कन्वर्जन होगा? राइटिंग और लिसनिंग होगा? या सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होगा? तो देखो ये क्वेश्चन जो है इसको समझते हैं थोड़ा। कहा गया है वर्ड को फॉर्म करना। टीचर वर्ड को बनाना सिखा रही है, यहाँ पे वर्ड्स का फॉर्मेशन सिखाना चाहती है। तो वहां दो चीजें आती हैं, एक होता है आपका कंपाउंड करना, एक होता है कन्वर्स करना। ठीक है, अब इसका मतलब देखो क्या है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आप जैसे होता है ना यौगिक करना, मतलब आप दो चीजों को मिला रहे हैं और एक कुछ नया बन रहा है, तो उसको कंपाउंड कहा गया। जैसे कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे मैं लिखूं ब्यूटीफुल, तो मैं पहले ब्यूटी वर्ड लिखूंगी। ठीक है, ब्यूटी प्लस फुल अगर मैं लिखती हूं तो मेरा नया वर्ड बना ब्यूटीफुल, तो ये कंपाउंड हो गया। या फिर दो वर्ड को जोड़ के आप एक नया वर्ड बना रहे हैं। कन्वर्जन में आप क्या करते हो? वर्ड को चेंज करते हैं। जैसे ब्यूटीफुल में मैं ब्यूटीफुली कर सकती हूँ, है ना। या फिर मैं बोलूँ एबल, तो एबल है, एबल के साथ मैंने अगर अन जोड़ दिया तो क्या बन गया? अनेबल बन गया। तो ये दोनों जो प्रोसेस है ये हम वर्ड के फॉर्मेशन में बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन है Anika always helps her learners link the vocabulary they learn in English and the subjects they learn in their classes. So this helps her students. यहाँ पे एक टीचर बच्चों को ऑलवेज हेल्प करती है वोकैबुलरी को लिंक करने के लिए, और लैंग्वेज में जो भी वो अलग विषय सीखते हैं उनको लिंक करने का काम टीचर कर रही है।
तो यहाँ वो क्या करवाना चाहती है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है कि रीइंफोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा है कोरिलेट व्हाट दे लर्न इन इंग्लिश टू अदर सब्जेक्ट, थर्ड है रिमूव देयर फियर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर मेमोराइज द इंग्लिश वोकैबुलरी। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड, कोरिलेट करना चाहती है। अगर कोई भी वोकैबुलरी आइटम यानी कि कोई किसी भी शब्द भंडार को अगर हम किसी चैप्टर के साथ किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यानी कि हम इंग्लिश को अदर विषयों के साथ कोरिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि इज टीचिंग ड्रामा टू हिज यंग स्टूडेंट्स। बाय यूजिंग ड्रामा रवि इज हेल्पिंग हिज स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर डायलॉग राइटिंग, to develop their competency to read dramas, develop their communicative competency, या फिर develop their acting talent। अगर टीचर यहाँ पे ड्रामा का यूज कर रहा है तो ड्रामा को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करने का क्या मेजर फोकस होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो अगर टीचर ड्रामा यूज कर रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि उनके अंदर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी को लाना। सबसे अच्छा यहाँ पे तरीका है, अगर बच्चे ड्रामा या कोई भी एक्टिंग कर रहे हैं या कोई रोल प्ले कर रहे हैं तो वहां पे कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी उनके अंदर आएगी। सुनेंगे, बात करेंगे, बोलेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा है उनके कम्युनिकेटिव में, यानी कि उनकी संचार की जो क्षमता है वो ड्रामा से यहाँ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है, सुजाता इज टीचिंग हर स्टूडेंट्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, शी इज यूजेस सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल्स, she is using dash approach और method to teach language। अब देखो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी करूंगी। पहले आप देख लीजिए कि इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को टीचर सिखा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरीके से टीचर क्या सिखा रहा है बच्चों को, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर को सिखाना चाहता है। और इसके लिए टीचर ने क्या यूज किया है, ड्रिल का यूज किया है। कौन सा ड्रिल है, सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल है, जहां पे एक तालिका दे दी जाएगी और एक सेंटेंस बच्चों को फिल करने के लिए दे दिया जाएगा। यहाँ पे टेबल में बच्चे ड्रिल करते हैं। ठीक है, तो अगर टीचर ड्रिल का सहारा ले रहा है और वो स्ट्रक्चर को सिखा रहा है तो ये कौन सा अप्रोच हो गया, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच जहां पे आप क्या करते हो, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन से हम यहाँ पे किसी भी चीज को टीच करते हैं। तो याद रखना कौन सा प्रिंसिपल यहाँ फॉलो किया जाता है, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन का प्रिंसिपल यहाँ फॉलो किया जाता है। और सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन के साथ साथ हम यहाँ पे मीनिंगफुल सिचुएशन में ग्रेडेड तरीके से बच्चों को सिखाते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी जीटीएम मेथड क्या है, ग्रामर ट्रांसलेशन सबसे पुराना पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, जीटीएम होगा। और कम्युनिकेटिव सबसे लेटेस्ट है। और कंस्ट्रक्टिविस्ट आपको पता ही है, जहां पे बच्चे अपनी प्रीवियस नॉलेज के आधार पे क्या बनाते हैं, अपने नए ज्ञान को निर्मित करते हैं। तो अगर अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पे बच्चा कुछ नया निर्माण कर रहा है तो वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, सो आई होप कि सारी आपको क्लैरिटी हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है, गुरजीत अंडरस्टैंड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ वोकैबुलरी इन लैंग्वेज लर्निंग, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज अ गुड स्ट्रैटेजी टू डेवलप वोकैबुलरी। बस यही बताना है कि क्या सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों के अंदर वोकैबुलरी को डेवलप करने का। पहला है कि उनको हम अंडरलाइन करने के लिए बोल देंगे डिफिकल्ट वर्ड्स को और सेंटेंसेस बनाने के लिए बोलेंगे। दूसरा है कि उनको हम गेस करने के लिए बोलेंगे अर्थ को, और उसके अलावा हम कॉन्टेक्स्ट में उनको सिखाएंगे। तो देखो, दीज आर पॉजिटिव वर्ड्स, गेस करना, कॉन्टेक्स्ट में सोचना, मीनिंग की बात यहाँ हो रही है, तो ये सब क्या है, आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। आगे देखते हैं, वर्ड लिस्ट दे देंगे, मेमोराइज आ गया तो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे मेमोराइज वाला। और डी वाला है कि उनको डिक्शनरी दे देंगे, हर बार जब भी उनको कोई वर्ड डिफिकल्ट लगेगा तो वो डिक्शनरी से पढ़ लेंगे। तो डिक्शनरी भी बहुत अच्छा ऑप्शन कभी भी नहीं माना जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका, जो सबसे पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एज प्रपोज्ड बाय चॉम्स्की इज टू हेल्प चिल्ड्रन। आपको यहाँ एलईडी का क्या बताना है, मेन क्या रीजन था एलईडी का, और चॉम्स्की ने दिया लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और इन्होंने कहा कि इसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो भी रूल है, याद रखना ग्रामर के जो भी रूल है उनको क्या करने का काम किया जाता है, जनरेट करने का काम किया जाता है। अगर आपके पेपर में आएगा कि टू जनरेट ग्रामेटिकल रूल्स, तो आंसर बिल्कुल आपका सही होगा। या फिर अगर आपका ये ना आए और अगर ऑप्शन में आपका दिया हो यूनिवर्सल ग्रामर, तो वो भी आपका करेक्ट होगा।
सो इसका आंसर होगा कि एलईडी की मदद से बच्चे क्या करते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको हम ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर भी बोलते हैं और इसको हम यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पेपर में आता है यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी या फिर ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर या फिर आएगा कि टू जनरेट ग्रामेटिकल रूल्स, तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब चौमस्की होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 पे। रेखा इज टीचिंग इंग्लिश टू क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स। She shows her students pictures of the objects and then tells their names. So what is Rekha trying to do? अब फटाफट बताओ कि इसमें टीचर करना क्या चाहता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, इतना डिफिकल्ट ये नहीं है। ठीक है, वो क्या करना चाहता है यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट। फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, उनको पिक्चर शो कर रहा है टीचर पहले, और देन मतलब जो भी वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट है, उनकी पिक्चर को शो करके उनके नेम बता रहा है। तो टीचर यहाँ पे क्या करना चाहता है, मेक हर क्लास इंटरेस्टिंग। क्या वो क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना चाहता है? शो ऑफ ड्राइंग स्किल, मतलब ड्राइंग स्किल को शो ऑफ करना चाहता है, नए शब्दों को सीखने पे फोकस करना चाहता है, या फिर वो रीडिंग करवाना चाहता है। तो देखिए यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट के साथ साथ उनके नेम को वो बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो क्या करना चाहता है, नए वोकैबुलरी को या फिर नए शब्दों को सिखाना चाहता है। सो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं को दिखा के उनके नेम बताना, यानी कहीं ना कहीं वो नए नए शब्दों को सिखाना चाहती है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है डैश पुट फोर्थ द कंसेप्ट ऑफ एलईडी फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। तो सिंपल क्वेश्चन है कि कंसेप्ट ऑफ एलईडी किसने दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चॉमस्की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर रीडिंग द पोएम टाइगर टाइगर, निदा इनिशिएट्स अ डिस्कशन ऑन टाइगर्स इन द क्लास। व्हाट इज निदा ट्राइंग टू डू? एक टीचर है जो पढ़ाने से पहले, टाइगर टाइगर पोएम पढ़ाने से पहले एक डिस्कशन करना चाहती है, करवा रही है। तो इसका पर्पस क्या है? बिफोर स्टार्टिंग एनी पोएम, अगर एक टीचर वहां पे किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन कराना चाहती है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक रीजन क्या हो सकता है वो बताना है। तो यहाँ पे है कि एक्टिवेट हर स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज, उनकी पुराना जो ज्ञान है उसको एक्टिवेट करना चाहती है टीचर, या फिर यहाँ पे है कि टेल हर स्टूडेंट्स द टॉपिक, वो टॉपिक बताना चाहती है। फिर है कि एक्टिवेट करना चाहती है उनके टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट वर्ड मतलब कि जो टेस्ट वाला पोर्शन होता है, तो ये तो होगा नहीं बिल्कुल भी, और स्टडी करना चाहती है। तो आंसर होगा कि पुराने ज्ञान को, वो प्रायर नॉलेज को एक्टिवेट करना चाहती है। जो बच्चों को पहले से आता है उसको एक्टिवेट करना चाहती है, वो चेक करना चाहती है कि उनको पहले से कितना इस चीज के बारे में नॉलेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन पे। 11 है सब्स्टिट्यूशन टेबल आर यूज्ड टू टीच। देखो अभी आया था क्वेश्चन, अभी हमने स्ट्रक्चरल वाला क्वेश्चन किया था, और जिसमें मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल में हम क्या कराते हैं, बच्चों को एक ड्रिल करवाते हैं, उनको सेंटेंस सिखाने के लिए या किसी भी स्ट्रक्चर को सिखाने के लिए। तो वही चीज पूछा गया है कि ये जो सब्स्टिट्यूशन ड्रिल है वो क्या चीज में हेल्प करता है हमें। ठीक है, पहला है ग्रामर में, पोइट्री में वर्ड मीनिंग या क्रिएटिविटी। तो ये ग्रामर में हेल्प करता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे कोई सेंटेंस सिखाना है, आई एम गोइंग टू स्कूल, अगर मुझे ये सेंटेंस सिखाना है तो ये ग्रामर का ही एक पार्ट है, जहां पे मैं सब्जेक्ट और वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, या ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब मैं सिखा सकती हूँ, ड्रिल करवा सकती हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल जो होता है वो हम ग्रामर को सिखाने में ज्यादा उपयोग में लाते हैं। मेनली ग्रामर और स्ट्रक्चर्स को सिखाने के लिए यूज करते हैं। अगर यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा तो भी आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है जोसेफ यूजेस बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट व्हाइल टीचिंग इंग्लिश टू हिज फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। ही इज यूजिंग द प्रिंसिपल फ्रॉम। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया कि एक टीचर है जो कि बच्चों को बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट को सिखा रहा है। किनको सिखा रहा है? जो कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर है। देखो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स कौन से लर्नर्स होते हैं? जो अपने परिवार में पहली बार विद्यालय आए हैं, मतलब कि ऐसे लर्नर जो कि अपने फैमिली में पहले ऐसे होते हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं, मतलब उनकी फैमिली में उससे पहले किसी ने नहीं पढ़ा है, उन बच्चों को फर्स्ट जनरेशन लर्नर कहा जाता है। तो अगर टीचर ऐसे बच्चों को बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट दे रहा है तो यहाँ पे वो क्या सिखाएगा, मतलब वो क्या, कौन सा प्रिंसिपल यूज कर रहा है? टीपीआर यूज कर रहा है,
ग्रामर ट्रांसलेशन कर रहा है, साइलेंट मेथड कर रहा है या सजेस्टोपीडिया कर रहा है। तो देखो वर्ड लिस्ट दे रहा है बाइलिंगुअल है, कहने का मतलब है कि उनकी मदर टंग भी होगी, यहाँ पर मदर टंग है और बाइलिंगुअल है, यानी कि कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन का काम भी हो रहा है। तो यहाँ पे टीचर जो है जीटीएम मेथड को यूज कर रहा है, क्योंकि वो उनकी मदर टंग को यूज कर रहा है जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, और उसके साथ साथ वो उनको ट्रांसलेट करते हुए चीजें सिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे बाइलिंगुअल वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, बाइलिंगुअल मेथड नहीं होगा यहाँ पे, बाइलिंगुअल वर्ड, बाइलिंगुअल लिस्ट है वर्ड्स की, तो वो वर्ड्स को सिखा रहा है। और कौन सा मेथड है? जीटीएम मेथड है। ठीक है, बाकी देखो साइलेंट मेथड भी आपके पेपर में आया हुआ था। साइलेंट मेथड वो मेथड है जहां पे कौन साइलेंट होता है? टीचर साइलेंट होता है। ये लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है जहां पे टीचर जो है वो ज्यादातर साइलेंट होता है एक्टिविटीज में, बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। टीचर का काम केवल बच्चों को फैसिलिटेट करना, उनकी लर्निंग को अच्छा बनाना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है, रोमी टीचर्स क्लास थर्ड while dealing with a given play in the textbook, which strategy should Romy use so that her students enjoy the play? अब देखो एक क्लास थर्ड को टीचर जो है प्ले सिखाना चाहता है, उनकी बुक में एक प्ले दिया हुआ है, एक नाटक दिया हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा तरीका है नाटक को पढ़ाने का? पहला है या तो वो रीड अलाउड कर दे, जोर जोर से पढ़ा दे, रोल प्ले करवा दे, साइलेंट रीडिंग करा दे, या पिक्चर कंपोजिशन करा दे। तो अब आपको बताना है कि अगर उनकी बुक में इस तरह का प्ले दिया हुआ है तो प्ले के लिए सबसे बेस्ट क्या तरीका यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करवा सकते हैं? रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वो प्ले कर रहे हैं तो प्ले में वो जाहिर सी बात है कि जो भी उनके कैरेक्टर होंगे उनको वो एक्टिंग कर सकते हैं, तो रोल प्ले वुड बी बेस्ट ऑप्शन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोल प्ले। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है स्किमिंग एंड स्कैनिंग आर दी सब स्किल्स रिलेटेड टू। किससे रिलेटेड है स्किमिंग एंड स्कैनिंग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्किल से क्वेश्चन आपके बहुत सारे आएंगे पेपर में। स्किमिंग स्कैनिंग पूछा जाए तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, पर इंपॉर्टेंट है तो रीडिंग हो जाएगा। पढ़ते समय हम ये दो सब स्किल को यूज करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्किम करना, तो जब भी आप जिस्ट की बात करें, जिस्ट निकालना या फिर ओवरऑल आइडिया को निकालना, या फिर हम होल आइडिया को जानना चाहते हैं तो स्किमिंग हो गया। स्कैनिंग में हम स्पेसिफिक पढ़ते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं वो स्पेसिफिक है, या फिर आप पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए या फिर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए रीड करना स्कैनिंग होता है। ये दोनों ही क्विक रीडिंग होती है, दोनों में हम यहाँ पे साइलेंट होते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी दोनों रीडिंग होती है। फर्क सिर्फ ये है कि अगर आपसे जिस्ट पूछेगा, होल आइडिया पूछेगा, ओवरऑल आइडिया पूछेगा तो आंसर स्किमिंग होगा। और अगर आपसे एक कोई पर्टिकुलर चीज पूछ रहा है कि हम पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? स्कैनिंग बनेगा। ठीक है, सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइटिंग एरर? इनमें से कौन सा राइटिंग का एरर नहीं होगा? फर्स्ट है वर्ड रॉन्ग लेटर फॉर्मेशन, पंक्चुएशन एरर, इंटोनेशन एरर, या फिर स्पेलिंग एरर। तो कौन सा इसमें एरर का पार्ट नहीं है? ठीक है, तो देखो जब भी हम लिखते हैं वहां पे हम वर्ड लेटर गलत लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेटर का फॉर्मेशन गलत हो सकता है, ऊपर नीचे लिख दिया, टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा है। पंक्चुएशन एरर होता है, कई बार फुल स्टॉप नहीं लगाया, कई बार एक्सक्लेमेटरी लगाना था नहीं लगाया, कई बार क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, कई बार कॉमा नहीं लगाया। तो ये पंक्चुएशन एरर बच्चे बहुत करते हैं। स्पेलिंग में भी गलतियां हैं, लेकिन इंटोनेशन जो है ये आपका स्पीकिंग से रिलेटेड है। इंटोनेशन एरर इज रिलेटेड टू योर स्पीकिंग स्किल। ठीक है, तो स्पीकिंग में जब इंटोनेशन का मतलब क्या होता है? उतार चढ़ाव। ठीक है, उतार चढ़ाव होना। तो उतार चढ़ाव की जब हम बात करते हैं, कितना हाई बोलना है, कितना लो बोलना है, कब ज्यादा बोलना है, मतलब कब हमें ऊंचे स्वर में बोलना है, कब हमें कम बोलना है, तो जो भी राइजिंग एंड फॉलिंग इन द टोन होता है वो इंटोनेशन होता है। तो इंटोनेशन इज रिलेटेड टू योर स्पीकिंग स्किल। बाकी जो है वो राइटिंग का एरर हो सकता है। ठीक है, सो आई होप गाइज आज के सेशन में आप लोगों को ये 15 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। एंड इसके बाद हम लैंग्वेज 2 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड दिस वाज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग सीटेड एग्जाम। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू आर लिसनिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बहुत जल्दी इसी तरह से और बहुत सारी क्लासेस आपको देखने को मिलेगी मेरे चैनल पे।
इनकेस कोई किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से कंप्लीट इंग्लिश की तैयारी आप कर सकते हैं मेरे चैनल से। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।